अक्सर एम्प्लॉयज को लगता है कि पीएफ और ईपीएस एक ही चीज़ है, लेकिन रिटायरमेंट के समय सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी यही होता है। कई लोगों को लगता है कि एम्प्लॉयर का पूरा कंट्रीब्यूशन उनके पीएफ अकाउंट में जाता है, वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट पर पीएफ और पेंशन दोनों का पैसा एक साथ मिल जाता है। तो आखिर सच क्या है? तो चलिए आज इन्हीं सब सवालों पर बात करते हैं टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन से। सर, सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि ईपीएफ और ईपीएस इसमें सबसे बड़ा क्या अंतर है? क्योंकि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को यही लगता है कि ये दोनों जो है वो एक ही स्कीम्स है। सो टेल अस अबाउट इट। तो देखिए ऐसा है नवमी कि ईपीएस है वो ईपीएफ में से निकलता है। मतलब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो ईपीएस के लिए जाता है। अब दोनों में फ़र्क ये है कि जो ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है वो आप 58 साल के बाद में रिटायर होने के बाद में पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। मतलब आप आपकी सर्विस के दौरान भी कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज पे निकाल सकते हैं, परंतु रिटायर होने के बाद एक मुश्त पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएस में ऐसा है कि आपको 10 साल की कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस पूरा होने के बाद में जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक आपको पेंशन मिलती है। तो चीज दोनों अलग अलग है, पर जो आप कंट्रीब्यूशन जो जाता है आपका, आपको नहीं मालूम पड़ता है कि आपका पेंशन में कितना गया और ये प्रोविडेंट फंड में कितना गया। 12% मिनिमम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और इक्वल जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय का जाता है, पर एम्प्लॉय का जो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है वो उसके ईपीएफ में प्रोविडेंट फंड में जाता है। ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, उसमें से कुछ हिस्सा है जो ईपीएस में जाता है। ओके, तो अब अगर एम्प्लॉयर हर महीने कंट्रीब्यूशन करता है, तो उसका पैसा आखिर जाता कहाँ है? कितना हिस्सा ईपीएफ में जाता है और कितना ईपीएस में जाता है? और क्या एम्प्लॉय जो है उसका कंट्रीब्यूशन का हिस्सा भी जो है वो ईपीएस में जाता है या नहीं? देखिए ऐसा है, जैसे मैंने बताया, एम्प्लॉय का जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो 12% पूरा का पूरा उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा होता हाँ। है। एम्प्लॉयर भी उस कंट्रीब्यूशन को मैच करता है, 12% कंट्रीब्यूशन होता है, पर उसमें 12% में से 8.33% है वो ईपीएस में जाता है और बाकी का पैसा प्रोविडेंट फंड में जाता है। अब ये ईपीएस का कंट्रीब्यूशन के लिए जो स्टैंडर्ड है वो 15,000 रुपये है। आपका जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन 12,000 भले हायर सैलरी पे होगा, बट बाय डिफॉल्ट आपका ईपीएस का कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 के ईपीएफ पे मतलब 15,000 के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पे जाता है। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 15,000 के ऊपर है वो पूरा का पूरा आपका प्रोविडेंट फंड में जाता है और 15,000 पे 8.33% आपका ईपीएस में जाता है और बाकी आपके ईपीएफ प्रोविडेंट फंड में जाता है। ओके, तो अब अगर हम रिटायरमेंट की बात करें, तो आखिर एम्प्लॉय को ईपीएफ से क्या मिलता है और ईपीएस से क्या मिलता है? क्या दोनों का जो पैसा है वो एक साथ मिलता है या दोनों के लिए जो रूल्स हैं वो अलग-अलग हैं? अब जैसे बताया कि आपका जो पेंशन है वो आपके रिटायर होने के बाद ही 10 साल की अगर पेंशन है वो कंट्रीब्यूटरी सर्विस हो तो पेंशन मिलती है। वो लंप सम नहीं मिलता है, वो आपको हर महीने हाँ। मिलता है। जो ये हो गया ईपीएस का। जो ईपीएफ का है, जो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो क्रेडिट खड़ी है, जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, वो आप रिटायर होने के बाद में निकाल सकते हैं। तो ये ईपीएफ का पैसा एक मुश्त मिलता है, ईपीएस का पैसा है वो आपको हर महीने पेंशन के रूप में मिलता है। ओके, अब अगर हम टैक्स की बात करें तो रिटायरमेंट के समय ईपीएफ और ईपीएस से मिलने वाले जो पैसे हैं उस पर टैक्स के क्या नियम हैं? और अगर पेंशन या दूसरी रकम परिवार को मिलती है तो उनके लिए भी कोई टैक्स इम्प्लीकेशन होता है क्या? देखिए ऐसा है, जो ईपीएफ का पैसा जब तक आप सर्विस में रहते हैं और जिस दिन रिटायर होते हैं उस दिन जितना पैसा होता है वो पूरा का पूरा आपके हाथ में टैक्स फ्री होता है। परंतु आप पैसा तुरंत नहीं निकाला और कुछ समय बाद में निकालते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट आता है
वो आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। मतलब जब तक आप एज एन एम्प्लॉयड है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस पे जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो टैक्स फ्री है। उसके बाद में अगर ईपीएफ का पैसा आपने तुरंत निकाल दिया तो पूरा का पूरा आपके हाथ में टैक्स फ्री है, परंतु आप 2-3 साल तक वेट करते हैं क्योंकि 3 साल तक उस पर इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। तो वो जो इंटरेस्ट है आपके रिटायर होने के बाद का है, वो आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। जहाँ तक सवाल ईपीएस का है, जो एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलती है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है और उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अगर ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो अब उसमें 50,000 का डिडक्शन मिलता है और न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अगर मेंबर जो है जिनकी डेथ हो गई और उसके बाद में डिपेंडेंट को अगर पेंशन मिलती है, जैसे विडो को मिलती है या डिपेंडेंट चिल्ड्रन को मिलती है, तो वो पेंशन उनके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, क्योंकि पेंशन उनके एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं मिलती है। मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से कोई भी पेंशन मिलती है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, और ये यहाँ पे आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है और उसमें आपको डिडक्शन मिलता है 1/3 या ओल्ड टैक्स रेजिम में 15,000 है, न्यू टैक्स रेजिम में हायर अमाउंट अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। तो अगर आप भी ईपीएफ मेंबर हैं तो सिर्फ पीएफ बैलेंस जानना ही काफ़ी नहीं है, ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है और रिटायरमेंट के समय किस स्कीम से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। आपकी ज़रूरत से जुड़ी ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस।